अर्ली 2000s में कुछ ऐसी लेजेंडरी मांगा सीरीज रिलीज हुई जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। हर बंदा जो उस टाइम पे मांगा या एनीमे देखता था उसके लिए वो एक इम्पैक्ट छोड़ गई। मांगा सीरीज के अंदर इतना सेल्स किसी भी मांगा ने आज तक नहीं करा था और इन सीरीज को नाम दिया गया द बिग थ्री, जिसके अंदर नारुतो, वन पीस और ब्लीच आते हैं। नारुतो और ब्लीच के फैंस बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर एनीमे, लेकिन ब्लीच क्यों नहीं? ब्लीच भी एक बिग थ्री का पार्ट है तो वो उतना ज्यादा लेवल पे पॉपुलर क्यों नहीं है? बिकॉज बिग थ्री के अंदर होते हुए भी ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। बहुत सारे लोग ब्लीच को इसीलिए नहीं देखते क्योंकि दे गैस मतलब अच्छा नहीं होगा सोच के, और झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन मैं भी उन्हीं में से था। कोई भी सीरीज देख सकता था मैं, लेकिन मैं नहीं देख सकता था ब्लीच। मेरे को ब्लीच उस टाइम पे उतना कुछ खास पसंद नहीं आता था और ना उसका मेरे को कैरेक्टर डिजाइन पसंद आते थे, अनलेस एंड अनटिल मैंने उसे देखा नहीं। हाँ, मैंने ब्लीच देख लिया, मैंने 63 एपिसोड तक देखे जहां पर एक बड़ा आर्क खत्म हो गया और बहुत बड़ा फस हो गया वहां पर, और मैंने जितना देखा है इट वॉज फकिंग गुड, मतलब कि बहुत ज्यादा ही अच्छा। मेरी एक्सपेक्टेशन तो इसने कब से तोड़ दी। 20वें एपिसोड में इसने मेरी एक्सपेक्टेशन को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इस एनीमे को देखते हुए सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज जो मेरे को लगी वो ये मॉडर्न डे में सेट है, और आई वॉज लाइक हाँ, मैंने इसके जितने पोस्टर देखे थे, इसके प्रोमो देखे थे या फिर इसके जितने भी क्लिप्स देखे थे, उसमें ये लोग सोर्ड यूज करते हैं, ब्लैक कलर का अजीब सा क्लोथ पहनते हैं जो मॉडर्न डे में यूज नहीं होता। तो मेरे को लगा ये कोई बहुत पुराने एंशिएंट टाइप का एनीमे होगा, और मैं बहुत ज्यादा गलत था। ब्लीच के यूनिवर्स के अंदर 2 यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से पहला है अपना सोल सोसाइटी जिसके अंदर सोल्स रहते हैं। सो जो दूसरा वर्ल्ड रहता है वो होता है लिविंग का, जो हम लोग हैं। सो जो लिविंग वर्ल्ड के अंदर मरते हैं वो लोग सोल बन जाते हैं, और सोल बन के वो लोग लिविंग वर्ल्ड के अंदर ही भटकने लग जाते हैं, और फिर भटकने के बाद सोल रीपर्स उन लोगों के पास आते हैं, उन लोगों को रिलीज करते हैं और अपने साथ सोल सोसाइटी ले जाते हैं। जो सोल से सोल सोसाइटी जाने में अनसक्सेसफुल हो जाती है, या फिर वो लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी रहते हैं, या फिर उन लोगों को इस वर्ल्ड से बहुत ज्यादा लगाव रहता है, वो लोग हॉलो बन जाते हैं। हॉलो मतलब कि मॉन्स्टर जो सोल्स को खाते हैं। सोल्स को वो इसलिए खाते हैं ताकि उन लोगों के अंदर जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो उन लोगों को मिल सके, मतलब कि जितने भी ह्यूमंस रहते हैं उन लोगों के अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर रहता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्पिरिचुअल प्रेशर खाना चाहते हैं हर ह्यूमन के अंदर से, इसीलिए वो लोग ह्यूमंस को भी अटैक करते हैं और सोल्स को भी अटैक करते हैं। तो जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है इचिगो, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर रहता है, तो एक हॉलो एक दिन उसी के ऊपर अटैक करता है, तो वो उसकी जगह उसकी बहन के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसी टाइम पे उसको रेस्क्यू करने के लिए कुछ की रुकिया नाम से एक कैरेक्टर आती है जो कि रहती है सोल रीपर। वो उसको बहन के बचाने का ट्राई करती है लेकिन अनसक्सेसफुल हो जाती है, तो वो अपनी जो सोल रीपर पावर्स रहती है वो इचिगो के अंदर ट्रांसफर कर देती है, थिंकिंग वो उसे मार दे। इचिगो उस हॉलो को मार देता है और फिर टेम्पररी सोल रीपर बन जाता है। इस बात की खबर इन लोगों के हेडक्वार्टर्स में जाती है, यानी कि सोल सोसाइटी के अंदर, जहां पर इन लोगों को यहाँ पर रुकिया के लिए ऑर्डर आता है कि उसे वापस आना है अपनी पावर्स के साथ, जो कि नहीं हो पाता, इसी वजह से उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो लोग रुकिया को ले जा लेते हैं सोल सोसाइटी उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। इचिगो फिर ट्रेन कर फिर सोल सोसाइटी जाता है उसे बचाने के लिए। मैंने इसकी स्टोरी को बहुत ज्यादा सिंपल और ब्रीफ करके बता दिया, अगर तुम इसे देखोगे तो ये बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें डिलीवर करेगा। स्टार्टिंग में तो ये ऐसी लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल रहेगा, लेकिन मेरे को एक कैरेक्टर के बारे में पता था, आइजन। मेरे को पता था इस एनिमे का मेन एंटेगनिस्ट वो ही है, तो वो मेरे को लगा ये बहुत ज्यादा ट्विस्टेड होगा स्टार्टिंग से, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा शोनिन, मतलब जो बेसिक शोनिन रहता है वैसा था। ये एक कैरेक्टर है, उसके लिए गोल सेट कर दिए गए हैं, अभी उसे वही करना है। मैं वही सोच रहा था कि अगर इसने ये गोल अचीव कर लिया तो उसके बाद क्या रहेगा, तो उस चीज को अचीव करने से पहले ही इन्होंने बहुत बड़ा फक्ड अप चीजें कर दी। उसने अपने मेन गोल्स तो नहीं बताया, लेकिन उसने ये बता दिया कि वो बहुत बड़ा विलन है। मतलब 60 एपिसोड से 63 के आसपास तो ये पूरा फक्ड अप था। अपने को कोई भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस पता चल रहा है हाँ एहसान है ना, वो कुछ तो करा है। अब तुम सोच रहे हो कि ये सब इतने जल्दी कैसे हो गया 63 एपिसोड्स के अंदर। तो हाँ, इसकी पेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट है, आई मीन फकिंग फास्ट। इसके अंदर अपने को 3 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ 50 एपिसोड्स के अंदर ही देखने मिल जाती। मैंने वन पीस भी देखा है, तो वन पीस की पेसिंग तो एकदम, वन पीस के अंदर 60 एपिसोड तक क्या हुआ था, वो लोग ग्रैंड लाइन एंटर करे थे। नारुतो के अंदर चूनिन एग्जाम के बाद ओरोचिमारू ने अटैक करा था, और ब्लीच के अंदर वो पूरी सोल सोसाइटी के अगेंस्ट सोलो कर रहा है। मेरे को लगा था कि इसका बहुत स्पेशल मूव है बंकई, वो लोग बहुत बाद में यूज करेंगे, अपना मेन कैरेक्टर बहुत बाद में सीखेगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशल मूव और बहुत पावरफुल मूव है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं। वो अपना मेन कैरेक्टर अपना मेन कैरेक्टर इचिगो 58 एपिसोड में बंकाई सीख गया और पहली बार उसने यूज भी कर दिया एक बहुत बड़े कैरेक्टर के खिलाफ, और उसने उसे हरा भी दिया।
ये एनीमे सिर्फ 7-8 एपिसोड लेता है, फिर उसके बाद मैं इससे बहुत ज्यादा हुकअप हो गया था। मैंने इसे इतना लगातार देखा कि मेरा वन पीस का जो लाइव एक्शन था वो छूट गया था देखना, उसी वजह से उस पे वीडियो लेट आई है। मेरे को इस एनीमे में सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी इसकी एनिमेशन और उसका आर्ट स्टाइल। मेरे को इसी चीज के लिए मैं पहले एनीमे नहीं देख रहा था, क्योंकि मेरे को इसका आर्ट स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे को इससे प्यार हो गया। भाई कितना अच्छा आर्ट स्टाइल है, मतलब जहां पर वो लोग अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करते हैं वहां पर कितनी अच्छी एनिमेशन है। मतलब कोई बोल भी नहीं सकता वो 2005 का एनीमे है। 2011-12 के एनिमेशन में 2005 में लड़ाई हो रही है। तो अभी जो 1000 ईयर ब्लड वॉर है, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे को देखना है, क्योंकि हाइप जो बन रही थी वो बन रही थी 1000 ईयर ब्लड वॉर के लिए। मैंने मेनली स्टार्ट इसीलिए करा क्योंकि 1000 ईयर ब्लड वॉर के लिए हाइप बढ़ रही थी। मेरे को कुछ उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी ब्लीच सीरीज से। मतलब मेरे को लगा था ब्लीच ऐसे ही होगा बस, क्योंकि 1000 ईयर ब्लड वॉर देखने के लिए ब्लीच इंपॉर्टेंट है देखना। तो मैंने देखा और मैं शॉक्ड। मैं तो सोच रहा हूँ अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 150 एपिसोड पड़े हैं, मतलब कैनन एपिसोड, और फिर उसके बाद 1000 ईयर ब्लड वॉर के 2 सीजन है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। जो इसका साउंड ट्रैक है वो बहुत अमेजिंग है, मतलब कि पूरे बिग 3 में सबसे ज्यादा अच्छा साउंड ट्रैक है इसका। जिस तरीके से इसका जो साउंड ट्रैक डिजाइन है, मतलब जो कैरेक्टर्स आते हैं उस टाइम पे आएगा, या फिर जो कैरेक्टर्स का मेन अटैक आने वाला है उस टाइम पे आता है, वो बहुत ज्यादा अलग लगता है बाकी बिग 3 से। इसके और एपिसोड्स में देखूंगा और इसके और एपिसोड्स पे वीडियो बनाऊंगा। अगर वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने इस एनीमे के बारे में जो बात करा वो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर किसी दोस्त को भेजना है तो भेज भी सकते हो। पुरानी वीडियो देखो मेरी, मैं जब तक ब्लीच देखता हूँ। बाय।